ये सब कुछ बाद में देखना, पहले खाना खा लो, चची ने पुकार कर कहा। खाना खाकर मैंने सोने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन नींद तो जैसे रूठ गई थी। बराबर वाले कमरे में औरतों का इंतजाम किया गया था। इसी कमरे में सबकी जुबानें 100 मील की रफ्तार से चल रही थीं। मेरे कमरे में चचा और नौशे भाई के अलावा बच्चों की फौज भी थी। वो भी नींद में खलल डाल रही थी। अजान के वक्त झपकी आई थी कि चचा ने उठा दिया। नमाज से फारिग होकर सबने जैसे तैसे नाश्ता किया और रक्शे का इंतजार करने लगे। रक्शे वाला वादे के मुताबिक 6 बजे पहुंच गया और हम सब सदर घाट चल पड़े। बेपर्दगी से बचने के लिए पूरी लॉन्च रिजर्व करवा ली थी। छोटी सी इस लॉन्च में औरतों को नीचे और मर्दों को डेक पर जगह मिली। मौलाना को कैप्टन के साथ ऊपर कैबिन में बिठा दिया गया। लॉन्च का सफर सबके लिए नया एडवेंचर था। संगलाख पहाड़ों के देश वाले दरियाए बूढ़ी गंगा के हुस्न को देखकर अश अश कर उठे थे। छल छल करता उछलता दरिया और दोनों किनारों पर दूर दूर तक फैली हरियाली को देख देख कर सब फूले नहीं समा रहे थे। कुछ देर बाद औरतों वाले कैबिन में उतर गया। गुल खिड़की पर खड़ी बाहर का नज़ारा देख रही थी। इसके बराबर बाजी भी खड़ी थी कि वो चीख उठी। इनकी चीख सुनकर मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? एक जानवर उछला और पानी 2 रंग में बदल गया। खौफ से हकलाते हुए उन्होंने कहा। इन्हें हटा कर मैंने बाहर झांका और मेरे मुंह से कहका उबल पड़ा। मुझे हंसते देखकर चची ने डांटा, कुबरा की हालत गैर हो रही है और तुम हंस रहे हो। हंस इसलिए रहा हूँ कि सरहद जैसे गयूर और बहादुर इलाके की बहू और चूहे जैसा दिल। मैंने जवाब दिया, आप खुद देखें चची, वो जानवर फिर दिखाई देगा। बाजी ने कहा, वो जानवर नहीं मछली है, इंसानों की दोस्त मछली डॉल्फिन की एक किस्म है। इसे बंगला में शिशु कहते हैं, यानी इंसानी बच्चा। वो डूबते इंसानों को बचा लेती है और पानी 2 रंग का हुआ नहीं बल्कि है 2 दरिया मिल रहे हैं। सीत लखा और बूढ़ी गंगा का मिलाप है। ये बूढ़ी गंगा का पानी सुरमई होता है और सीत लखा का मुटियाला। इसी जगह पर आकर शहनशाह जहांगीर ने अपना इरादा बदला था, वरना ढाका मुगलों का दारुल सल्तनत बन जाता। मैंने कहा, क्या ढाका बहुत पुराना शहर है? गुल ने पूछा। यहाँ हिंदुओं की देवी ढाकेश्वरी का मंदिर है, इसी वजह से इसका नाम ढाका रखा गया है। मैंने जवाब दिया। जहांगीर ने इसे नजरअंदाज क्यों कर दिया? बाजी ने पूछा। वो इसे दारुल सल्तनत बनाना चाहता था ताकि बार बार की बगावत खत्म हो जाए। इसने नए अंदाज से शहर की तामीर कराने का हुक्म दिया। मोती मस्जिद, हुसैनी दालान, लाल बाग, किला वगैरह इसी दौर की यादगार है। शहर की तामीर जारी थी कि मुआयने के लिए जहांगीर खुद पहुंच गया। एक शाम मुसाहिबीन के साथ दरिया के सैर को निकला। जब इसका बजरा इन दोनों दरियाओं के महाने पर पहुंचा तो इसने इरादा बदल दिया। इसका कहना था कि जिस जगह का पानी एक साथ मिलकर भी नहीं मिलता, वहाँ के लोगों का दिल भी कभी नहीं मिलेगा। तामीर रोक दी जाए और इस शहर की किस्मत का सितारा डूब गया। मैं बंगाल के सुनहरे दौर की कहानी सुना रहा था कि नौशे भाई ने पुकारा, जैगम बाहर आकर बताओ लॉन्च कहाँ खड़ी की जाए। कैबिन से निकलकर मैं अरसे पर पहुंच गया। वो कटहल का पेड़ नजर आ रहा है, वहीं पर मैंने इशारा करते हुए कहा। लॉन्च रुकते ही एक के बाद एक सब उतरे और हमारा छोटा सा काफिला धायरा गाँव की तरफ चल पड़ा। गाँव की पगडंडी जानी पहचानी थी, 50 बार आ चुका था, लेकिन इस बार मेरे पैरों में लग्जिश सी महसूस रही थी। एक अजीब सा सुरूर तारी था। गाँव की सरहद पर इस्तकबाल के लिए कुछ लोग खड़े थे। वो सब अपने जलों में लेकर कलाम साहब के घर तक पहुंचे। घर के बाहर दरिया बिछी थी। हम सब गांव तक ये टेक लगाकर बैठ गए। औरतों को घर के अंदर भेज दिया गया। मैं फरीद के खत में बताए हुए खतरे के बारे में सोच रहा था। इस खत के बारे में किसी को मैंने नहीं बताया था, लेकिन कमर में अड़स कर पिस्तौल ले आया था। कुछ फाजिल गोलियां भी रख ली थी। चचा तो पिस्तौल को अपनी शान कहा करते थे और नौशे भाई को सरकार ने पिस्तौल दे रखा था। 3 पिस्तौल से तो हम बड़ी से बड़ी फौज का भी मुंह फेर सकते थे, इसलिए कुछ इत्मीनान था और मैं खामोशी से आने वाले खतरे का इंतजार कर रहा था कि देखो किस शक्ल में सामने आता है। चचा वगैरह भी खामोश बैठे थे, लेकिन इनकी खामोशी की वजह कुछ और थी। बंगला इनके पल्ले नहीं पड़ रही थी और गांव वाले उर्दू से नबल थे। फिर भी बराती खुश थे, क्योंकि खुलूस की कोई जुबान नहीं होती। वो तो एहसास के कांधों पर सवार होकर दिल तक पहुंचती है। गाँव वालों के फरशिरा बन जाने के अंदाज ने इन्हें मुतासिर किया था और यही एहसास जुबान की अजनबियत को बार होने नहीं दे रहा था। नौशे भाई इसी नुक्ते पर लेक्चर दे रहे थे कि अबुल कलाम साहब आ गए। इनके साथ एक बारिश शख्स भी था। ये रजब अली मंडल था, हमारे गांव की मस्जिद का इमाम। उन्होंने तारुफ करवाया। चचा ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। मैं आज बहुत खुश हूँ, रजब अली ने सरशार लहजे में कहा। फिरंगियों के दांत खट्टे कर देने वाले मुजाहिदीन की धरती के सपूत हमारे गांव में आए हैं। आप लोग भी जिहाद में पीछे कब थे? चचा ने मुस्कुराते हुए कहा। बहादुरों से आपकी भी सरजमीन भरी पड़ी है। ईसा खान तो आपके इसी बुकरमपुर के थे जिसने दरिया को हथियार बनाया था। कैसे? अफरोज ने सवाल किया। बेटे वो एक छोटे से जिम्मेदार थे, इनके पास तोप वगैरह नहीं थी, फिर भी उन्होंने ऐलान
अल्लाह ने आज़ादी कर दिया। दुश्मन ने इनकी सरगोबी के लिए बहुत बड़ा बहरी बेड़ा भेजा। वो जानते थे कि ढाका से बुकरमपुर का बस एक ही रास्ता है, यानी दरियाई रास्ता। इन्होंने दरियाओं में जगह जगह हजारों बांस घड़ी की सूरत में बांधकर दरिया पर बांध दिए। जो ही दुश्मन का बेड़ा नजदीक पहुंचा, ईसा खान के सिपाहियों ने बांस की रस्सी काट दी। रुका हुआ पानी उछलता हुआ आगे बढ़ा। तेज भाव के साथ बांस जा जाकर दुश्मन की कश्तियों से टकराए और बेड़ा तबाह हो गया। रजब अली ने किस्सा वारेना दोहरा दिया। शहीद तीतू मीर भी तो इसी बंगाल के थे, चचा ने याद दिलाया। जी हाँ, वो जैसूर जिला के नारकल बाड़ी के जिम्मेदार थे। बहुत छोटे से जिम्मेदार, फिर भी जोश ईमानी में अंग्रेजों से टकरा गए। इनका कहना था कि हम गैर मुस्लिम को लगान नहीं देंगे। मुसलमानों का पैसा पाक होता है और इस पाक पैसे से फिरंगी शराब पीते हैं। अंग्रेजों ने इनकी सरगोबी के लिए एक बड़ी फौज भेजी। इससे मुकाबले के लिए किले की जरूरत थी और मीर तीतू मीर ने बांस का किला बना लिया। भूख प्यास के बावजूद इनके सिपाहियों ने आखिरी दम तक मुकाबला किया। तीतू मीर शहीद होकर भी रोशनी के मीनार है। ईमान फरोशी से बेहतर उन्होंने मौत समझी। रजब अली ने कहा, फिर आप कैसे कहते हैं कि बहादुर सिर्फ सरहद में हैं? चचा ने कहा, नवाब सिराजुद्दौला, मीर कासिम और मीर मदन जैसे जाबाजों की धरती किसी हालत में सरहद से कमतर नहीं है। हम मुसलमान हैं और मुसलमान किसी भी खित्ते का हो, बहादुरी इसकी रगों में होती है। बहुत खूब, आपने तो लाजवाब कर दिया। रजब अली मंडल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जनाब एक बात समझ में नहीं आई। नौशे भाई ने कहा, आप इतनी अच्छी उर्दू बोल रहे हैं, कलाम साहब भी उर्दू जानते हैं, फिर दूसरे लोग उर्दू से नावाकिफ़ क्यों हैं? इसलिए कि इन लोगों ने मदरसे में तालीम हासिल नहीं की। मदरसे में उर्दू पढ़ाई जाती है? चचा ने पूछा। इस्लामी कुतब सिर्फ उर्दू में छपती हैं, क्योंकि बंगाल रस्मुल खल्त के हरूफ नापाक हैं। तमाम हरूफ हिंदुओं के भगवान से मंसूब हैं, इसलिए इस रस्मुल खल्त में किताबें छापी नहीं जाती। लेकिन इधर कुछ दिनों से कोशिश हो रही है कि इस्लामी कुतब भी बंगला में छपें। ऐसी कोशिश हिंदुस्तानी एजेंट कर रहे हैं। आप लोग इन्हें रोकते क्यों नहीं हैं? ये कोई नई बात नहीं है, हर बार कोशिश होती है और ईमान वाले इनका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अच्छा, चचा ने कहा, हिंदुओं ने तालीम से दूर रखने के लिए पाठशालाओं का दरवाज़ा मुसलमानों पर बंद किया, तो हाजी मोहसिन ने मदरसा आलिया के नाम से जगह जगह मदरसे खोल दिए। हिंदू जिम्मेदारों ने कुछ कठपुतली मुल्लाओं को उकसा दिया। इन लोगों ने बयानबाजी शुरू कर दी कि शिया ने मदरसा बना दिया है अपने फ़िरके की तबलीग के लिए, लेकिन इन्हें मुंह की खानी पड़ी। कोलकाता और ढाका में मदरसा आज भी कायम है, क्योंकि वो झूठ था। इस मदरसे में सिर्फ और सिर्फ हनफी फ़िका पढ़ाया जाता है, क्योंकि इस इलाके में इसी मसलक के लोग ज़्यादा हैं। हाँ, सिर्फ मुर्शिदाबाद और हगली के मदरसे में फ़िका जाफरिया पढ़ाया जाता है, क्योंकि इस इलाके में इनकी तादाद ज़्यादा है। बातें बड़ी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच रही थीं। हम सब की मालूमात में भी इजाफा हो रहा था कि यकायक शोर मचाते कुछ नौजवान हमारी जानिब बढ़ते नजर आए। इनके हाथों में लाठियां थी। वो सब मरने मारने पर आमादा नजर आते थे। नारे लगाते नौजवान के तेवर देखकर मेज़बानी करने वाले सारे लोग घबरा उठे। चचा वगैरह इनकी बातें समझ नहीं पाए थे, फिर भी इनके तेवर देखकर चचा और नौशे भाई ने पिस्तौल के दस्ते पर हाथ रख दिया। मैं भी पिस्तौल निकालने के लिए तैयार था, क्योंकि वो सब एक आवाज़ में कह रहे थे, ये शादी नहीं होगी। इन्हें आगे बढ़ते देखकर मेज़बानी करने वाले कई नौजवान भी लाठियां निकालकर हमारे गिर्द दीवार की मानित खड़े हो गए और जवाबी नारे लगाने लगे, शादी होगी और ज़रूर होगी। कलाम साहब की तरफदारी में खड़े होने वालों की तादाद कम थी, लेकिन हौसला ज़्यादा था। फिर भी बड़े बूढ़े भी कलाम साहब की जानिब से बोल रहे थे। वो सब एक दूसरे को हामी बनाने में मसरूफ़ थे और मैं औरतों के मुतल्लिक सोच रहा था। खामखा इस बियाबान में ले आया, जहाँ से निकलने का सिर्फ एक रास्ता था, यानी दरियाई रास्ता। इनके चंगुल में हम सब बुरी तरह फंस गए थे। इस अफ्ताद ने कलाम साहब को भी दहला दिया था। वो तो खौफ से कांपने लगे थे। इनकी हालत देखकर चचा ने कहा, आप अंदर जाएं और फिर मजमे की तरफ मुड़कर दहाड़े, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। खान, गोली सिर्फ तुम्हारे पास नहीं, हमारे पास भी है, एक शख्स ने बंदूक सीधी करते हुए कहा। इस धमकी ने चचा और नौशे भाई के चेहरे की रंगत बदल दी। दोनों ने पिस्तौल निकाल लिया। मैंने भी पिस्तौल निकाल लिया। फायरिंग का तबादला होने ही वाला था कि रजब अली ने चचा के पिस्तौल को झुका दिया और ऊंची आवाज़ में मजमे से मुखातिब हुए, जो लोग मुझे इमाम मस्जिद मानते हैं, मैं सिर्फ इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मैंने कभी गलत बयानी से काम लिया है, किसी के साथ धोखा किया है? अगर नहीं तो फिर बताएं, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपकी बात सरांखों पर, लेकिन ये भी दीनी मसला है, इसीलिए आप भी हमारे साथ दें। फिर दोस्त, हमारी इज्जत है, इसे गैर कौम में जाने से रोकें। एक नौजवान ने कहा, क्या इनका मज़हब दूसरा है? अगर ज़ुबान बदल जाने से कौम बदल जाती है तो तुम और हम भी मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम अरबी में गुफ्तगू करते थे। कुरान अरबी में है, छोड़ दो इस बात को, वो भी दूसरों की ज़ुबान है। सुनो, कान खोलकर सुनो, तुम्हें अपने मफाद के लिए भड़काया गया है। फिरदौस उम्र में इसकी बेटी के बराबर है। इस बदजात ने फिरदौस के लिए पैगाम दिया था या नहीं? और जब कलाम ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया तो बंदूक उठाकर चलाया। खुद तो कुफर का मुर्तकब हो ही रहा है। एक मुसलमान के खिलाफ तुम्हें सफ़े बस्ता करके तुम सबको भी कुफर के अंधेरे में धकेल रहा है। अगर तुम्हारे दिल में ज़रा सा भी अल्लाह का खौफ है तो इससे माफ़ी मांगो। तारीख़ उठाकर देखो, क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फुप्पी ज़ाद की शादी अपने एक हबशी आज़ाद ग़ुलाम से नहीं कराई थी? जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन की शादी ग़ुलाम से करके ये साबित कर रहे हैं कि इस्लाम में हर कलमा गो बराबर है, तो फिर हम ऐसा कुफर क्यों करें? अपने दीनी भाई के खिलाफ ज़ुबान की वजह से दुश्मन क्यों बने? बोलो, जवाब दो। क्या फिरदौस का मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन से ज़्यादा है? रजब अली ने तकरीर के अंदाज में सवाल किया। उन्होंने कुछ तवक्कुफ़ के बाद सिलसिला कलाम को जोड़ा। याद रखो, इसी ग्रोहबंदी ने हस्पानियों को मुसलमानों से महरूम कर दिया। जिस मुल्क पर 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, वहाँ आज एक भी मुसलमान नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आकबत ना अंदेशी से ये खित्ता भी हस्पानिया बन जाए। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है और इस्लाम दुश्मन ताकतें इसे अपना हार समझ रही हैं। अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए वो नित नई साजिशें कर रही हैं। क्या तुम नहीं जानते कि जब वैद रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की शायरी मुसलमानों को बेदार करने लगी तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कैसी चाल चली थी? क्या इसने अपनी नवासी की शादी इससे नहीं कराई थी? क्या शादी के पीछे ये राज नहीं था कि नजरुल इस्लाम की आवाज़ ख़त्म कर दी जाए? क्या टैगोर की नवासी ने नजरुल इस्लाम को जहर नहीं दिया था? क्या इस औरत ने अपने बच्चों को हिंदू नहीं बना लिया? बोलो, इस्लाम की अजमत का गीत गाने वाले शायर के बच्चे हिंदू क्यों बन गए? इस्लाम दुश्मनों की साजिश ने इन्हें कुफर की दलदल में धकेल दिया। कहीं ऐसा न हो कि हम तुम आपस में लड़कर इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के आलाकार बन जाए। मफाद परस्ती को छोड़ दो वरना तबाह हो जाओगी। रजब अली की तकरीर ने मजमे पर सुकूत तारी कर दिया। बोलो, जवाब दो। रजब अली ने सवाल किया। हमारे खिलाफ नारा लगाने वालों में से एक ने अचानक अपनी लीडर की बंदूक छीन कर इसी पर तान दी और बोला, जवाब दो वरना गोली चला दूंगा। गोली चलेगी तो चलाओगे ना? गोली तो अभी मेरे हाथ में है, इसने बेहयाई से हंसते हुए कहा। लेकिन मेरा डंडा तो चल सकता है। इसके पीछे से एक नौजवान ने इसकी पीठ पर डंडा जमाते हुए कहा, जल्दी बताओ, क्या तुमने फिरदौस के लिए पैगाम दिया था? वरना इस बार डंडा सर पर पड़ेगा। हाँ दिया था, इसने डिटाई से जवाब दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? फिरदौस तुम्हारी बेटी रुखसाना से भी छोटी है, इसके लिए पैगाम मारो इस बदबख्त को। एक और नौजवान ने इसे घोंसा मारते हुए कहा। फिर तो इस पर बेपाओ की पड़ने लगी। बमुश्किल रजब अली ने इसे बचाया और भाग जाने को कहा। इसके भागते ही मेरे खिलाफ नारा लगाने वाले भी मेज़बानों का हाथ बटाने लगे। अल्लाह अल्लाह करके निकाह की रस्म ख़त्म हुई और हम सब दुल्हन को लेकर रुखसत हुए। लॉन्च वाला इंतज़ार ही में था। फ़ौरन लॉन्च स्टार्ट कर दी गई। ढाका पहुँच दूसरे ही दिन मैंने दावत वलीमा का अहतमाम कर दिया और तीसरे दिन चचा वगैरह लौट गए। फिरदौस पहले भी इस घर में आकर ठहर चुकी थी, लेकिन निकाह के 2 बोलों ने इसकी हैसियत बदल दी थी। वो घर की मालकिन बन चुकी थी। मेरे रजब और फरीदा के दबदबे से वो कुछ खामोश सी रहती थी। इसकी अदा मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद रही थी। मुझे ऐसी ही खामोश तबा लड़की पसंद थी, इसलिए कि इसकी रफाकत में वक़्त पर लगा कर उड़ रहा था। देखते ही देखते 2 साल का अरसा गुजर गया। फरीदा एक बच्चे की माँ बन गई, लेकिन फिरदौस की गोद खाली की खाली ही रही। मुझे परवाह भी नहीं थी। मैं खुद भी दुआ कर रहा था कि 2-4 साल इसकी गोद खाली रहे ताकि वो ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में एंजॉय करे और मेरी और अपने अब्बा की खिदमत भी कर ले। इसके वालिद को भी मैंने ढाका बुला लिया था। बोनोग्राम ही में एक और घर खरीद लिया था। इसी में वो फरीदा और अबू अल बशर के साथ रहते थे, लेकिन दिन का ज़्यादा वक्त वो फिरदौस के पास गुजारते थे। एक दिन जब मैं घर लौटा तो देखा कि वो कुछ ज़्यादा ही खुश हैं। सलाम करने के बाद मैंने पूछा, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। कुछ नहीं हुई, फिरदौस से पूछ लेना। ये कहते हुए वो जल्दी से बाहर निकल गए। मैं बताऊँ? फरीदा ने कमरे से निकलते हुए कहा। मैंने ही वो बात अब्बा को बताई है। ऐसी कौन सी बात है भाई, ज़रा हम भी सुने। मैंने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं, फिरदौस खुद बताएगी। मैं चलती हूँ। इसने बच्चे को गोद में उठाया और बाहर निकल गई। इन दोनों के पूरे सार अंदाज ने मेरे तजस्सुस को बढ़ा दिया था। मैं सीधा कमरे में घुसता चला गया। फिरदौस सिंगार मेज़ के सामने बैठी कंघी कर रही थी। आईने में मेरा अक्स देखते ही इसने कहा, आप आ गए? मैंने इसके चेहरे को पढ़ा, वहाँ भी सतर खुशियाँ बिखरी हुई थी। क्या बात है, आज सब के सब बहुत मसरूर नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा, चचा का ख़त आया है, उन्होंने मुझे बुलाया है। क्या करूँगी वहाँ जाकर? वहाँ की ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ है। तुमने कभी शलवार कमीज़ पहनी नहीं है, बचपन से साड़ी पहनती आई हो और वहाँ साड़ी तमाशा बन जाएगी। मैं शलवार कमीज़
कमीज़ पहनूंगी, आज ही 2 जोड़े ला दीजिए। मैंने दूसरे ही दिन 10-12 जोड़े सिलवा दिए और PIA में सीट भी रिजर्व करवा ली। पूछ करने वाले दिन तो खुशी इसके चेहरे से फूटी पड़ रही थी। सुबह से ही जल्दी जल्दी का शोर कर रही थी। मजबूर होकर 1 घंटा पहले ही निकल जाना पड़ा, लेकिन प्रवास के दौरान इसका चेहरा काबिले रहम हो गया था। 2 घंटे की प्रवास इसके लिए वबाले जान बन गई थी। कराची एयरपोर्ट पर उतरने के बाद भी इसका चेहरा उतरा हुआ था, इसलिए मैंने बाहर जाने के बजाय कैफेटेरिया की तरफ कदम मोड़ दिया। कॉफ़ी से शुगल करते हुए इसने पूछा, पहाड़े और कितनी दूर है? मोहतरमा, असल सफ़र तो अब शुरू हुआ है। ढाका से कराची पहुंचना तो आसान है, असल मरहला रावलपिंडी से शुरू होगा। बर्फपोश पहाड़ों को भी फलांगना होगा, पैदल भी चलना होगा, वो तो बात का मसला है, इसने मुस्कुराते हुए कहा। फिलहाल ज़रा दाएं जानिब की तीसरी नशिस्त पर देखें। मैंने गर्दन मोड़ी। इस टेबल पर एक नोखेज़ लड़की बैठी थी। सुतवा नाक, बादामी आंखें, जिन पर कड़ी कमान जैसी बुएं साया फिगन, तपते हुए फौलाद की मानित सुरख आरिज, भरे भरे जिस्म पर कुशीदा कारी से मुज़य्यन कमीज़। मैंने एक पल में इसका भरपूर नज़रों से जायज़ा लिया। कौन है? फिरदौस ने पूछा। शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। क्या मैं बैठ सकती हूँ? खनकती हुई आवाज़ सुनकर मैंने फिरदौस के चेहरे से निगाहें हटाकर आवाज़ की सिमत देखा। वही लड़की खड़ी थी। बैठिए, मुझसे पहले ही फिरदौस ने इजाज़त दे दी। सर पर अजरक को दुरुस्त करते हुए वो बैठ गई और कुछ देर मेरे चेहरे का जायज़ा लेने के बाद बोली, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो आप ज़ैगम आबदी हैं? गुलाब की पंखुड़ी जैसे नाजुक होंठ हिले। जी हाँ, लेकिन आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम जुबैदा है, अली गोठ वाली जुबैदा। तो जुबैदा है, इतनी बड़ी हो गई? आप भी तो काफ़ी बदल गए। मैंने आपकी आंखें और पेशानी पर जो चोट का निशान है, इससे पहचाना। अगर ये निशान न रहता तो शायद मैं पहचान ही नहीं सकती। खुदा नजरे बद से बचाए, काफ़ी हैंडसम हो गए हैं। वक़्त का फनकार हाथ बहुत ही आहिस्ता रवि से बहुत कुछ बदल देता है। मैंने इसकी नीलगू आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारी कदो कामत ही नहीं, रंगो रूप भी बदल गया है। इसकी आंखों में हया के डोरे तैर गए। शुर्मगी पलकें कुछ और झुक गईं और इसने हया आलूल लहजे में कहा, मैं कब से आपका रास्ता देख रही थी। मुझे यकीन था आप ज़रूर मिलेगी। आखिरकार आप मिल ही गए। इसके अल्फाज व अंदाज तूफ़ान बर्पा कर देने वाले थे। जवाब में कुछ कहता कि मेरी नज़र फिरदौस के चेहरे पर पड़ी। इसका चेहरा तमतमा रहा था। मैं फ़ौरन संभल गया और जुबैदा से तारुफ कराने के लिए बोला, ये तुम्हारी भाभी हैं फिरदौस यास्मीन। भाभी, इसने दोहराया और चेहरे पल पल भल के लिए तारीकी छा गई। आंखों में मायूसी के डोरे तैरने लगे और गला भी भराया। इसने हसरत भरी आवाज़ में फिरदौस से कहा, भाभी आप बड़ी खुशकिस्मत है, खुदा आपका सुहाग सलामत रखी। इसकी आवाज़ में सारे जहान का दर्द सिमट आया। बाबा कैसे हैं? मैंने गुफ्तगू का नया मोड़ देने के लिए पूछा। बस घड़ियाँ गिन रहे हैं। साल में एक बार खून बदलवा कर कुछ दिन की मोहलत मांग लेते हैं खुदा से। इन्हीं को छोड़ने आई थी। वो अमेरिका में इलाज करा रहे हैं। अगर कभी तुम्हें मौका मिले तो अली गोठ आ जाना। हवेली का दरवाज़ा इंतज़ार में खुला रहेगा। ये कहते कहते इसके आंसू छलक पड़े। शायद जज्बात ने साथ छोड़ दिया और वो आंसू पोंछती हुई खड़ी हो गई। मैं चलती हूँ कहते हुए कैफेटेरिया से बाहर निकल गई। इसके जाते ही फिरदौस फट पड़ी। शुक्र है खुदा का, शर्म हया तो चूकर भी नहीं गई। किस बेहयाई से कह रही थी मैं इंतज़ार करूंगी। फिरदौस ने मुंह टेढ़ा करके कहा, इतनी खामोश तबा सीधी सादी लड़की ऐसी बदमिजाज बन जाएगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे इसका ये अंदाज मुतलक पसंद नहीं आया था, इसलिए मैं खड़ा हो गया और बोला, चलो चलते हैं। कहाँ? इसने बेख्याली से कहा, आगे भी चलना है या नहीं? चलिए कहते हुए खड़ी हो गई। लाहौर की परवाज़ तैयार थी। फोकर में बैठने के कुछ ही देर बाद हवा के दोष पर बुलंद हो गए। लाहौर से रावलपिंडी और वहाँ से पारा चनार पहुँचे। इस वक्त वो फ़कत एक कस्बा था। किसी होटल का नामो निशान तक नहीं था और फिरदौस की हालत गैर हो रही थी। इसीलिए मैं इसे नौशे भाई की बहन उम्मुल बनीन के घर लेकर पहुंच गया। उम्मुल बनीन पेवाड़ में ब्याही थी, लेकिन इसका शोहर तिजारत की वजह से पारा चनार में ही घर लेकर रहता था। इसके घर पर एक रोज़ ठहरा और दूसरे रोज़ चल पड़ा। जिस दिन हम लोग पाड़े पहुँचे, बच्चों की ईद हो गई। सब ने फिरदौस को घेर लिया। ना वो बच्चों की बातें समझ रही थी और ना बच्चे इसकी बातें। फिर भी वो इससे चिमटे हुए थे। हर एक की ख्वाहिश थी कि फिरदौस की गोद में बैठे। इस आपा धापी में बड़े चचा की 4 साला बेटी ज़ैनब नीचे लुढ़क गई। इसे गिरते देखकर फिरदौस ने गोद में उठा लिया। इसका रोना तो बंद हो गया, लेकिन अली शेर चचा के 5 साला बेटे जीत ने आसमान सर पर उठा लिया। वो पश्तों में चीख चीख कर ज़ैनब को नीचे उतारने का कह रहा था और मैं बैठा इस दिलचस्प मंजर से लुत्फ़ अंदोज़ रहा था कि गुल मेरे कमरे में दाखिल हुई। इसने फिरदौस से कहा, भाभी कुछ देर के लिए जीत को गोद में बिठा लें। इसकी बात फिरदौस के पल्ले नहीं पड़ी। इसने फिर जुमला दोहराया। फिरदौस टिक टिक इसे देखती रही। यह
यकायक गुल की नज़र मुझ पर पड़ी और वह चढ़ दौड़ी। बेचारी भाभी जीत की बात समझ नहीं रही हैं, लेकिन आप तो समझ रहे हैं, तर्जमा क्यों नहीं करते? इसने कहा था मुझे पहाड़ी में कोई परेशानी नहीं होगी, अब खुद भुगते, मैं कोई मदद नहीं करता। मैंने 2 टोक अल्फाज में जवाब दिया। आप भाभी को सता रहे हैं, अल्लाह करे भाभी आपसे रूठ जाएं। आमीन, मैंने इसी अंदाज में कहा। कुछ दिन के लिए मेरी जान छूट जाएगी, आप इतनी प्यारी भाभी का दिल दुखा रहे हैं। गुल ने कहा। बहुत अच्छा कर रहे हैं, अफरोज़ ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। तुम्हारे मुंह में खाक, गुल ने जलकर कहा। भाभी आपने सुना ये गुल की बच्ची आपको बद्दुआ दे रही है? अफरोज़ ने पैंतरा बदला। नहीं भाभी ये झूठ है, मैंने आपको नहीं अफरोज़ को कहा है। गुल ने ऐसे घबरा कर कहा जैसे वाकई फिरदौस ने अफरोज़ की बात समझ ली हो। नहीं भाभी इसने आपको कहा है। अफरोज़ ने फिर चिढ़ाया। या अल्लाह मैं क्या करूँ? गुल ने बेबसी से कहा। तू पागल हो जा, तू खुद पागल हो जा। इन दोनों की छेड़छाड़ ने मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट ला दी और फिरदौस कुछ ना समझते हुए भी इनके अंदाज पर मुस्कुराने लगी। बच्चों तुम सब दिल भर कर अपनी भाभी से लड़ो, मैं चला। ये कहते हुए मैंने कमरे से बाहर कदम निकाल दिया। किसकी हिम्मत है कि भाभी से लड़े? गुल ने ऊंची आवाज में कहा। लेकिन मैं रुका नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था अफरोज ने जवाब दे दिया होगा। वहां से निकलकर चचा के कमरे में आया। वो हुक्के की नया मुंह से लगाए कुछ लिख रहे थे। आहट पाकर उन्होंने सर उठा दिया और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों से छुट्टी मिल गई। इस बार उन्होंने मुझे मुंह नहीं लगाया। सब अपनी भाभी को घेरे हैं, ये भी अच्छा है, जुबान की अजनबियत इस पर गुरा नहीं गुजरेगी। उन्होंने कहा, जी हाँ, बच्चों ने जुबान की कैद से आज़ाद कर रखा है। जुबान तो फ़कत इजहार का जरिया है, रिश्ता नहीं। रिश्ता दिल से पैदा होता है, इसलिए दिल की बोली सब पर फौकियत रखती है। चचा ने फलसफियाना अंदाज में कहा। जी हाँ, मेरी ज़िंदगी इसका सबूत है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। छोड़ो इन बातों को, ढाके की सुनाओ, फरीदा कैसी है? कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने कहा, चचा जान मैं कल वापस जा रहा हूँ। इतनी जल्दी? बशर भाई अकेले दुकान संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए लौटना चाहता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं इनसे बातें कर ही रहा था कि चची ने आकर कहा, जाओ खाना खा लो, दस्तरखान पर तुम्हारा इंतजार हो रहा है। खाना खाकर कुछ देर इधर उधर की बातें की और फिर सोने के लिए लेट गया। कुछ देर बाद फिर दोस्त भी आ गई। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।